डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। अंकल और आंटी, मैं सच में एक गिफ्ट लाया हूं। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। अयान ने जो कहा उसे सुनकर जानवी के पापा और जानवी की मम्मी का रंग थोड़ा सुधर गया। ऐसा नहीं है कि वे अयान के गिफ्ट का लालच कर रहे हैं, लेकिन कम से कम यह साबित होता है कि अयान ने अपने दिल का इस्तेमाल किया है। लेकिन दोनों अभी भी थोड़े भ्रमित हैं। आखिरकार अयान खाली हाथ चला गया। इस समय अयान ने अचानक अपनी जेब से एक छोटा कपड़े का बैग निकाला, उसे मेज पर रखा और धीरे से उसे खोला। इस कदम ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। दूर से देखने पर मैंने देखा कि छोटे कपड़े के थैले में एक छोटे आकार की गोली दिखाई दी। इसके शांत रूप के वजह से दिखने में कुछ भी खास नहीं था। आंटी, यह मेरी ओर से एक गिफ्ट है, अयान ने मुस्कुराते हुए जानवी की मां मंगिता से कहा। जैसे ही यह बात सामने आया, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने कभी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन वे सच में इस दवा के प्रभाव को नहीं पहचान सके। और क्या एक बालों वाला दामाद पहली बार आने वाली सांस को दवा कैसे दे सकता है? क्या यह लोगों के बीमार होने का अभिशाप नहीं है? सभी के चेहरों पर हैरान करने वाले भावों को देखते हुए अयान ने मुस्कुराते हुए समझाया, आंटी, यह वह गोली है जिसे मैंने खुद से बनाया है। इसे कॉस्मेटिक मेडिसिन कहा जाता है। इसमें झाइयों को हटाने, झुर्रियों को हटाने और त्वचा को मॉइस्चराइज करने के प्रभाव हैं। यदि आप इसे लेते हैं तो यह आपको हमेशा जवान नहीं रखेगा, लेकिन आप कई साल जवान रह सकते हैं। ये शब्द सुनकर जानवी के परिवार में सभी के चेहरे थोड़े अजीब हो गए। वे अयान को अजीब नजर से देख रहे थे, जैसे कि किसी पागल इंसान को देख रहे हों। यहां तक कि जानवी की मम्मी मंगिता, जिसे अयान का अच्छा प्रभाव था, उसके चेहरे पर एक कठोर और औपचारिक मुस्कान थी। उसे अयान की एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम मजाक कर रही हो? सुंदरता और झाई, झुर्रियों को मॉइस्चराइज करना, यह कितनी पुरानी है? अयान द्वारा बताए गए प्रभाव के अनुसार यह गोली बस एक पुरानी कहानी का रामबाण है और बाजार में टॉप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इसकी तुलना में बहुत दूर है। अगर ऐसा कोई रामबाण है तो एक बार जब यह बाहर आ जाएगा तो मुझे डर है कि अनगिनत अमीर महिलाएं इसे खरीदने के लिए लाखों चेक लेकर दौड़ पड़ेंगी। लेकिन अयान ने अभी कहा कि उसने पर्सनली से इस गोली को बनाया है। 18 साल के बच्चे में यह क्षमता कैसे हो सकती है? इस 3 नो प्रोडक्ट्स के लिए जानवी की मम्मी मंगिता ने इसे लेने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो यह बहुत ही बेकार हो जाएगा। इस पल उसके दिमाग में अयान एक घमंडी आदमी बन गया और धारणा तुरंत नीचे गिर गई। इस समय मोनिका, जो उसके बगल में थी, ने एक हंसी दी। फिर जानवी को देखा। उसने अजीब तरह से कहा, चचेरी बहन, यह आपके प्रेमी द्वारा तैयार किया गया महान गिफ्ट है। यह सच में अद्भुत है। दूसरी ओर जानवी ने अयान की बातों पर विश्वास किया। उसने अयान की क्षमताओं को देखा था और चूंकि उसके पास खास ट्रीटमेंट क्वालिटी था, इसलिए स्वर्गीय साधना गोली को बनाने का अभ्यास करना नामुमकिन नहीं था। इसके अलावा वह अयान के चरित्र को जानती थी और जानती थी कि वह कभी भी बड़े शब्द नहीं बोलेगा, इसलिए यह कॉस्मेटिक मेडिसिन खास और कीमती थी। यह सोचते हुए जानवी ने अपने होंठ थोड़े से खोले और कहा, अयान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपने इतना महंगा गिफ्ट तैयार किया है। मैं अपनी मां के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, जानवी के परिवार में सभी ने न विश्वास करने वाले भाव दिखाए और वे जानवी के रवैये पर बहुत हैरान थे। जानवी के पिता अरुण की भावना और भी उदास थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी को किस तरह के खुशी में डाला गया था और उसके पास कोई लॉजिकल निर्णय भी नहीं था। अचानक मोनिका ने बढ़ाई का नाटक किया और कहा, भाई, क्या तुम सच में इस टूटी हुई दवा को खजाने की तरह नहीं मानते? क्या होगा अगर मेरी आंटी ने इस तरह की अज्ञात चीज खा ली हो? यह सुनकर जानवी की भौहें तन गईं। उसका सुंदर चेहरा मजबूत हो गया और उसकी खूबसूरत आंखों में एक तीखी ठंडी चमक दिखाई दी और उसने ठंडे आवाज में कहा, अज्ञात मूल की कोई चीज क्या है? मोनिका, अयान से माफी मांगो।
उसके आवाज से मोनिका को एक तेज उदासी महसूस हुई और उसका चेहरा तुरंत बेहद शर्मिंदा हो गया। कुछ देर के लिए न तो माफी थी और वह बेहद शर्मनाक स्थिति में आ गई। हालांकि इस समय आयान ने धीरे से जानवी के जेड हाथ को खींचा और कहा, जानवी, सब एक परिवार है, सच मत बोलो। लेकिन अचानक उसने अपनी बातचीत बदल दी, मोनिका को देखा और एक एक शब्द कहा, मिस मोनिका, कुछ चीजें हैं जो आप नहीं समझती हैं, इसलिए आप न बोलने का तरीका चुन सकती हैं। आप चुप ही रहे तो अच्छा है। इस फटकार भरे लहजे को सुनकर मोनिका का चेहरा दुख से पीला पड़ गया। उसका शरीर कांप उठा और वह कुछ देर तक बोल नहीं पाई। उसकी उम्र गिनते हुए आयान अभी भी उससे कुछ साल छोटा है, लेकिन अब उसे पढ़ाने के लिए वह इतनी पुरानी है। वह इसे कैसे सहन कर सकती है? अगर यह दूसरी जगहों पर होता तो वह पहले ही गाली देना शुरू कर देती। लेकिन यह जानवी के पापा अरुण का परिवार है। मोनिका आखिरकार सिर्फ एक मेहमान है। उसका परिवार खाने के लिए जानवी के परिवार पर निर्भर है। अगर वह अपनी त्वचा को पूरी तरह से फाड़ देती है तो इससे उसे कुछ नहीं होगा। ये सोचते हुए मोनिका ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। उसकी आंखें इधर उधर घूम गईं, जैसे कि फिर से किसी साजिश के बारे में सोच रही हो। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा, आयान को कृपालुता से देखा और हमलावर रूप से कहा, आपने अपनी आंटी के लिए एक गिफ्ट तैयार किया, लेकिन अपने अंकल के लिए क्या? क्या आप इसे भूल नहीं सकते? हाँ, यह कैसे मुमकिन है? आयान धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर जानवी के पापा अरुण को देखने के लिए मुड़ा और कहा, अंकल, अरुण ने पहले कहा था आपको चाय पीना पसंद है, इसलिए मैंने एक दोस्त से एक बैंगनी मिट्टी का बर्तन खोजने और इसे जानवी की कार में रखने के लिए कहा। जाओ, इसे ले आओ। इसके साथ आयान मुड़ा और बंगले से बाहर चला गया। जानवी की कार से बैंगनी मिट्टी का बर्तन निकाला और इसे लिविंग रूम में वापस कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैदान में सभी की नजरें उसके हाथ में बैंगनी मिट्टी के बर्तन पर थीं। वह इस बैंगनी मिट्टी के बर्तन की बनावट के बारे में नहीं जानता था, लेकिन शरद त्रिवेदी ने इस समय इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया था और यह सस्ता नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसे ही आयान बैंगनी मिट्टी के बर्तन को जानवी के पापा अरुण को देने वाला था, उसके बगल में मोनिका के मंगेतर उत्कर्ष ने अचानक कहा, हाँ, इस बैंगनी मिट्टी के बर्तन पर चाय की गंदगी की एक परत क्यों है? ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल किया गया है। यह सुनकर जानवी के पापा अरुण की भौहें सिकुड़ गईं और उसने कड़वी आंखों से बैंगनी मिट्टी के बर्तन को देखा और पाया कि बर्तन के ढक्कन के चारों ओर चाय के दाग की एक मोटी परत थी, जैसा कि उत्कर्ष ने कहा था। हालांकि जानवी के पापा अरुण एक स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता है कि चाय के दाग की इस डिग्री को बनने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। इसका क्या मतलब है? उसे कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बैंगनी मिट्टी का बर्तन देते हुए उसने उसे सीरियसली नहीं लिया। अगर उसकी बेटी का चेहरा ना होता तो जानवी के पापा अरुण शायद मौके पर ही अपना चेहरा बदल लेता। दूसरी तरफ मोनिका ने अपने मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान बनाई और मजाकिया रूप से कहा, चचेरी बहन, तुम्हारा प्रेमी सच में हमें आंखें खोलने वाला बना दिया। पहले तो आसमान सिर पर उठा लिया, फिर मैंने अपनी आंटी को एक टूटी हुई गोली दे दी और अब मेरे अंकल ने मुझे एक सेकंड हैंड उत्पाद पकड़ा दिया जिसे पहले कोई और इस्तेमाल कर चुका था। या फिर वो जानवी के परिवार को कोई कचरा रिसाइकलिंग स्टेशन समझता है क्या? यह सुनकर जानवी की भावना भी थोड़ी शर्मिंदा थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आयान एक सेकंड हैंड बैंगनी मिट्टी का बर्तन लाएगा। इस मामले में इसे न भेजना बेहतर है। जानवी के पिता अरुण के माथे पर धड़कती नसों को देखते हुए वह जानती थी कि उसके पिता नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस समय आयान शांत और अपमानित दिख रहा था। उसने दूर से जानवी के पापा अरुण को देखा और कहा, अंकल, आपको शायद गलतफहमी हुई है। यह चायदानी एक पुराना सामान है, इसलिए इस पर कुछ है, चाय की गंदगी। जैसे ही यह बात सामने आया, यह शांत पानी की सतह पर एक बड़े चट्टान के टकराने जैसा था जिससे हजारों लहरें उठ रही थीं। जानवी के परिवार में हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। एक 18 वर्षीय लड़का, चाहे उसकी फैमिली बैकग्राउंड कितनी भी खास क्यों ना हो, उसके लिए इतना शानदार कदम उठाना और पुरानी कीमती चीज को इंडियन गोभी के रूप में देना नामुमकिन है।
हा हा हा। मोनिका ने कोई बड़ा मजाक सुना था और बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यह मजेदार है। आपके अनुसार यह बैंगनी मिट्टी का चायदानी कोई कीमती खजाना नहीं है जिसकी कीमत लाखों में है। कम से कम आपको पहले एक शुरुआती लिखना होगा। सभी को मूर्ख मत समझिए। मैंने कहा, आपका पहनावा मेरे चचेरी बहन ने आपके लिए खरीदा है ना? अचानक जानवी के पापा अरुण ने देखा और आयान को देखा और गहरे अर्थ के साथ कहा, यंग लोगों, ईमानदारी और निष्ठा इंडियन कंट्री के पारंपरिक गुण हैं। हमारा जानवी का परिवार पीढ़ियों से बिजनेस में लगा हुआ है और हम सबसे ज्यादा विश्वसनीयता के बारे में परेशान हैं। जानवी के परिवार में बिना किसी आस्था वाले लोगों का स्वागत नहीं है। हालांकि उसने सीधे तौर पर आयान के झूठ बोलने पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उसके दिल में जो कुछ उसने सोचा था वह साफ था। लिविंग रूम में मैंने जानवी के पापा अरुण के आवाज में तीखापन महसूस किया, लेकिन आयान बिल्कुल भी नाराज नहीं था और न ही विनम्र और न ही दबंग बोला। अंकल, मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन सच में एक पुराना सामान है। ओह, जानवी के पापा अरुण ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तो आप मुझे बता रहे हैं यह बैंगनी मिट्टी का चायदानी किस राजवंश से है? यह किस फेमस मास्टर का है और इसका क्या ऐतिहासिक संकेत है? यह वाला। आयान ने यह सुना, एक पल के लिए झिझका और कहा, अंकल, मैंने एक दोस्त से इसे खोजने के लिए कहा था और मुझे इसके बारे में पहले से पता नहीं था। लेकिन आप संतुष्ट रह सकते हैं कि मेरा दोस्त कभी भी घटिया प्रोडक्ट के साथ मूर्ख नहीं बनेगा। यह देखकर कि वह कारण नहीं बता सकता, उसने सब कुछ किसी पुण्यवान दोस्त को सौंप दिया। जानवी के पापा अरुण की उसके बारे में धारणा बेहद खराब थी। यदि आपके पास कोई पैसा नहीं है, भले ही आप इसके बारे में बात करें और धोखाधड़ी का सहारा लें, तो जानवी के पिता अरुण अपनी बेटी को ऐसे आदमी के हाथों में सौंपने में राहत कैसे महसूस कर सकते हैं? इससे पहले निहाल ने उन्हें फोन पर एक छोटी सी रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि आयान ने जानवी को धोखा देने के लिए यानजिंग के एक युवा मास्टर होने का नाटक किया था। जानवी के पिता अरुण निहाल के शब्दों के बारे में बहुत उलझन में थे, इसलिए उन्होंने खास तौर से अपनी बेटी के नए प्रेमी से मिलने के लिए जानवी से कांटेक्ट किया। जानवी के पिता अरुण के विचार में, यदि आयान सच में एक प्रतिभाशाली आदमी है, भले ही उसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी खराब हो, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब वह बेहद निराश था। अगर अरुण का परिवार वहां पर मौजूद नहीं होता तो मुझे डर है कि वह मौके पर पागल हो जाएगा और आयान को बाहर निकाल देगा। आयान के हाथ में बैंगनी मिट्टी के बर्तन को देखते हुए जानवी के पापा अरुण और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और ठंडे आवाज में कहा, लड़के, आपका गिफ्ट बहुत कीमती है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इसे वापस ले लेना चाहिए। जैसे ही यह बयान दिया गया, कार्यक्रम जगह का माहौल सीरियस हो गया। जानवी ने जब ये शब्द सुने तो भौहें सिकोड़ लीं और उसे पता था कि उसके पिता ने सच में आग लगा दी है, लेकिन कुछ समय के लिए वह उसे सांत्वना देने का तरीका नहीं जानती थी। दूसरी ओर मोनिका ने खुशी से देखा और आग को हवा देना जारी रखा। अंकल, आखिरकार यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन मेरे चचेरी बहन के प्रेमी का दिल है। मैं बाद में पुरानी चीजों के जानकार के आने का इंतजार करूंगी, उसे इसकी जांच करने दूंगी। मोनिका के दिल में उसने पहले ही तय कर लिया था कि यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन एक सौदा था जिसे आयान ने सेकंड हैंड खरीदा था। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा ताकि आयान फिर से बदसूरत दिखे। यह सुनकर जानवी के पिता अरुण की भावना और भी शर्मिंदा हो गई। आयान को शर्म नहीं है? उसकी राय में अगर उसके तीसरे भाई को पता चले कि उसकी बेटी को ऐसा प्रेमी मिल गया है तो वह मजाक का पात्र बन जाएगा। चलो धीरे धीरे बात करते हैं, मैं बगीचे में घूमने जाता हूं। जानवी के पापा अरुण ने ये शब्द छोड़े और उठकर बाहर बगीचे में चला गया। उसे पता था कि अगर वह लिविंग रूम में और रुका तो शायद वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और मौके पर ही भड़क जाएगा। लिविंग रूम में माहौल थोड़ा अजीब हो गया और आयान के पास कॉफी टेबल पर बैंगनी मिट्टी का बर्तन रखने के अलावा कोई तरीका नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जानवी के पापा अरुण उसके प्रति इतना शत्रुतापूर्ण होगा।
इस समय जानवी ने चुपचाप उसका हाथ खींचा और धीमी आवाज में कहा, आयान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे पिताजी का स्वभाव ऐसा ही है। जानवी, यह ठीक है, हम जूनियर हैं, बड़ों के प्रति विनम्र होना ठीक है। आयान मुस्कुराया और बात को गोल कर दिया। इस समय मोनिका के मंगेतर उत्कर्ष अचानक जानवी के पास गए और जोर से कहा, मिस जानवी, मैंने लंबे समय से मोनिका को यह कहते हुए सुना है कि उसकी एक चचेरी बहन है जो सुंदर सुंदर और शालीन है। जब मैंने आज इसे देखा तो वह सच में अपनी बड़ाई की हकदार थी। मिस जानवी की उपस्थिति के साथ यहां तक कि फिल्मी एरिया में एक स्टार भी वह आपसे बहुत आगे है। जैसा कि उन्होंने कहा, उत्कर्ष ने अपना हाथ बढ़ाने की पहल की और उनकी आंखों में एक लालची रंग चमक उठा। हालांकि कवर बहुत अच्छा था, फिर भी इसे जानवी ने पकड़ लिया। उत्कर्ष के महान समर्पण का सामना करते हुए जानवी ने घृणा की और ओह कहा, लेकिन अपने सुंदर चेहरे को दूर कर दिया। पूरी तरह से हवा में फैले उसके हाथ को अनदेखा कर दिया। यह दृश्य देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई और बेहद शर्मनाक थी। जब मैंने पहली बार जानवी को अभी देखा तो उत्कर्ष सुंदरता से हैरान और आकर्षित हो गया। उसकी तुलना में उसकी प्रेमिका मोनिका एक अश्लील प्रशंसक थी। इस समय भले ही जानवी ने उससे बात करने का कष्ट नहीं उठाया, फिर भी वह आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा मोटी चमड़ी वाला था और आगे बोला, मिस जानवी, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मेरे छोटे बेटे उत्कर्ष ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और बाद में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका के व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में गया। ग्रेजुएट होने के बाद मैंने इंडिया लौटने के लिए वॉल स्ट्रीट के करोड़ रुपए के साल के सैलरी के प्रपोजल को मना कर दिया। मैं प्रेजेंटमेंट कॉरपोरेशन मॉल के मैनेजर के रूप में सेवा कर रहा हूं। मैंने सुना कि मोनिका ने पहले कहा था कि मिस जानवी ने एक कपड़ों की कंपनी भी खोली है। अगर हमारे पास समय है तो हम सहयोग पर चर्चा करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब उत्कर्ष ने बात की तो ऐसा लगा कि वह अनजाने में था, लेकिन उसने अपनी सारी पूंजी दिखा दी। कॉरपोरेशन मॉल? क्या इसका कॉरपोरेशन ग्रुप से कोई लेना देना है? आयान ने उत्सुकता से पूछा, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। हाँ, हमारा कॉरपोरेशन मॉल कॉरपोरेशन ग्रुप की एक सहायक कंपनी है जिसमें ऑनलाइन दुकानें और सैकड़ों स्टोर शामिल हैं। प्रेजेंट कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। आप कॉरपोरेशन ग्रुप से परिचित होंगे, है ना? चेयरमैन शरद त्रिवेदी, वह भाग्य नगरी में एक फेमस बिजनेसमैन है। उत्कर्ष ने शो स्टॉपिंग तरीके से कहा, क्योंकि उन्होंने कॉरपोरेशन मॉल को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए जोर दिया। फिर उनके मैनेजर का पद स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। दूसरी ओर, हालांकि मोनिका सतह पर शांत थी, लेकिन वह अपने दिल में खुश थी। हालांकि वह सभी पहलुओं में जानवी से कमतर थी, कम से कम अपने प्रेमी के पहलू में उसने जानवी को बुरी तरह से कुचल दिया और उसे बढ़ा हुआ महसूस कराया। वैसे चचेरी बहन, आपका प्रेमी कहाँ से आता है और आपका परिवार क्या करता है, और आप इसे सभी को नहीं बताएंगे? मोनिका ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से पूछा। आयान ने यह सुनकर कुछ भी नहीं छिपाया और हल्के से कहा, मैं देवपुर से हूं, लेकिन मैं लखनऊ में पला बढ़ा हूं। मेरी मां की यंग समय में डेथ हो गई और मेरे पिता ने मुझे अकेले ही सड़क पर एक स्टॉल लगाया और मुझे खींच कर ले गए। एक स्टॉल लगाया? यह सुनकर मोनिका और दूसरे लोगों के चेहरे पर बिना किसी हिचकिचाहट के तिरस्कार और अवमानना दिखाई दी, जैसे कि वे किसी भिखारी को देख रहे हों, और वे और भी हैरान हो गए। मुझे नहीं पता कि जानवी को वह क्या पसंद था। हालांकि आयान ने पहले कहा था कि वह भाग्य नगरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, लेकिन इसके बारे में क्या? अगर यह 20 या 30 साल पहले होता तो बड़े स्कूलों के कॉलेज के स्टूडेंट अभी भी बहुत कीमती होते, लेकिन अब एक गरीब परिवार के लिए बेटा पैदा करना मुश्किल है। वर्ग धीरे धीरे जम गया। आयान जैसा लड़का जिसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, चाहे उसके ग्रेड कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वह केवल एक ज्यादा सैलरी पा ही हो सकता है। जानवी जैसी बेटी के लायक नहीं। इस समय मोनिका ने अचानक कुछ सोचा और उत्कर्ष से कहा, उत्कर्ष, क्या आपकी कंपनी अंशकालिक स्टूडेंट की भर्ती नहीं कर रही है? आप देख रहे हैं कि मेरे चचेरी बहन का प्रेमी कितना दयनीय है।
तो आप उसे कंपनी में भर्ती क्यों नहीं करते और उसकी अच्छी देखभाल करते हैं? अगली बार उसे एक अच्छा गिफ्ट देने दें। मोनिका की राय में आयान बहुत ही घटिया है। अभी बैंगनी मिट्टी के बर्तन की सच्चाई खुद साफ है। यह जरूर से सेकंड हैंड स्टोर से खरीदा गया सौदा है। हाँ, कोई बात नहीं। मैं वैसे भी एक मैनेजर भी हूं और स्टूडेंट की भर्ती करना सिर्फ एक वाक्य है। जैसा कि उत्कर्ष ने कहा, उसने आयान को देखा और कहा, हमें रिश्तेदार माना जा सकता है। दूसरे स्टूडेंट्स की लागत एक दिन में 100 रुपए है। मैं इसे आपके लिए 2 गुना कर दूंगा, 200। उनके बात का लहजा आयान को 2 गुना सैलरी दे रहा था। कितनी दयालु और उदार बात है। मिस्टर उत्कर्ष, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मेरे पास काम करने की कोई योजना नहीं है। आयान ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। ओ, उत्कर्ष ने यह शब्द सुनते ही अपनी भौहें ऊपर उठाईं और पुराने जमाने के लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारे परिवार की स्थिति बहुत खराब है। तुम अभी भी प्रगति नहीं करना चाहते। तुम्हें काम करना बहुत पसंद है और तुम नहीं जानते कि अपने परिवार पर बोझ कैसे कम करें। भले ही तुम्हारी शुरुआती स्थिति कम हो और प्रतिभा खराब हो, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हार मत मानो, शायद तुम डिपार्टमेंट मैनेजर भी बन सकते हो। अभी भी सालाना 4 से 5 करोड़ है। उत्कर्ष की भयानक बात सुनकर आयान भौंचक का रह गया। वह स्वभाव से कमजोर है, कभी दूसरों को अपनी अहमियत नहीं दिखाता और दूसरों से तुलना करने का कष्ट नहीं उठाता। हालांकि इस उत्कर्ष ने उसे बार बार उकसाया, जो वाकई घिनौना है। अगर वह इसे और सहन करता है तो मुझे डर है कि यह उसे और भी बदतर बना देगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो आयान की आंखें चमक उठीं और उसने सीरियस से कहा, मिस्टर उत्कर्ष, आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं काम पर जाने के लिए इतना निराश नहीं हूं। यह पूछने की आजादी लो, तुम्हारी साल की सैलरी क्या है? ठीक है। उत्कर्ष ने एक पल सोचा और कहा, 1 साल की सैलरी 2 करोड़ है और अगर बोनस और लाभांश शामिल हैं तो यह कम से कम 5 करोड़ या उससे ज्यादा होगा। उसने उदासीनता से कहा, लेकिन लाइनों के बीच एक दिखावा था। 5 करोड़? यह आश्चर्यजनक है। आयान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, एक मजाकिया मुस्कान का चित्रण करते हुए, और उसके शब्द बदल गए। लेकिन भले ही आप 10 साल तक काम करें, आप उस सौंदर्य की गोली का खर्च नहीं उठा सकते जो मैंने अभी अभी अपनी आंटी को दी है। आयान के शब्द एक गड़गड़ाहट की तरह मैदान में सभी के कानों में फट गए। पहले तो चौंक गए, उनका चेहरा न विश्वास करने वाले रंग से भरा था। जब उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने सही सुना है तो उनकी आंखों में एक धधकती आग जल उठी, मानो उन्हें बहुत अपमानित किया गया हो। 10 साल तक काम नहीं कर सकते? क्या तुम मजाक कर रहे हो? उन्होंने अभी अभी स्वीकार किया है कि उनकी सैलरी प्लस बोनस और फायदा 5 करोड़ है। लेकिन आयान के अर्थ के अनुसार क्या यह मुमकिन है कि 3 नौ प्रोडक्ट्स जैसी दिखने वाली ब्यूटी पिल की कीमत 50 करोड़ हो? इसके अलावा जब आयान अब भी बोल रहे थे तो उनके आवाज में सीरियस थी, जैसे कि वे कुछ बात समझा रहे हों। हाँ। उत्कर्ष अचानक बेशर्मी से हंसा। लड़का, हालांकि तुम करों का भुगतान न करने और अपराध न करने का दिखावा करने के बारे में डींग मारते हो, लेकिन तुम इतने अपमानजनक हो। क्या तुम सोचते हो कि हम सभी मूर्ख हैं? तुम किस तरह की टूटी हुई दवा बनाते हो? 5-10 करोड़ तो दूर, कोई 5,000 रुपए भी नहीं खरीदता। दूसरी तरफ मोनिका ने भी बेशर्मी से मजाक किया। चचेरी बहन, तुम्हें ऐसा जिंदा खजाना कहां से मिला? क्या तुम अपने अंकल और आंटी को मारने और फिर उनकी प्रॉपर्टी विरासत में लेने की योजना बना रहे हो? और जानवी की मम्मी मंगिता की भावना बेहद शर्मनाक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी की नजर इतनी खराब होगी कि वह ऐसे बिना किसी बाधा के बेहोश लड़के से प्यार कर बैठेगी। अखाड़े में छोटे वातावरण को देखते हुए आयान ने भौहें सिकोड़ी और कहा, आंटी, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप तुरंत वह ब्यूटी पिल ले सकती हैं। मैं वादा करता हूं कि आप एक पल में चमत्कार देखेंगी। अचानक जानवी की मम्मी मंगिता, जो हमेशा से ही सौम्य स्वभाव की रही थी, जोर से चिल्लाई, जैसे कि वह सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच गया हो। उसने जानवी को एक भयंकर नजर से देखा और ठंडे आवाज में कहा, जानवी, क्या तुमने अपने प्रेमी को ऐसे ही पाया?
तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं उसे इस घर में फिर से नहीं देखना चाहती। जानवी की मम्मी मंगिता के अचानक हमले का सामना करते हुए जानवी मासूम और दुखी दिखी। उसका शरीर कांप उठा और उसने अपने दांत भींच लिए। माँ, तुम आयान पर विश्वास क्यों नहीं करती? आयान ने तुम्हें इतनी कीमती गोली दी है। अगर तुम धन्यवाद नहीं देना चाहती तो तुम उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देती? इस मामले में तो तुम बस मुझे जोड़ दो, चलो साथ में गाड़ी चलाकर चले जाइए। इतना कहकर जानवी ने मुड़कर आयान की बांह पकड़ी और उसके साथ बंगले छोड़ने का इशारा किया। जानवी, तुम... मंगिता का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। उसकी छाती भरी हुई थी और वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। वे सभी कहते हैं कि उनकी बेटी एक देखभाल करने वाली छोटी गद्देदार जैकेट है। इससे पहले उनकी मां और बेटी के बीच का रिश्ता बहुत सामंजस्यपूर्ण था और लगभग कभी भी शर्माया नहीं था। जानवी की मम्मी मंगिता ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी 18 साल की उम्र वाले लड़के के लिए इतने लोगों के सामने उसे पीटेगी। और जानवी की मम्मी मंगिता जानती है कि जानवी का चरित्र खास बाहर से नरम और अंदर से मजबूत है और अगर उसे अब जाने दिया जाता है तो माँ और बेटी अलग नहीं होंगी। ये सब आयान की वजह से है। जानवी की मम्मी मंगिता के दिल में आयान पहले से ही ईर्ष्या कर रहा था। इस समय बंगले का दरवाजा अचानक बाहर से खोला गया। फिर 40 के दशक में एक मिडिल एज का आदमी सबके सामने आया। मैंने उसे एक सूट पहने देखा, लंबे खास चाल के साथ, और उसकी नाक के पुल पर काले फ्रेम का एक जोड़ा जो थोड़ा ज्यादा किताबी था। ये देखा जा सकता है कि जब वह छोटी थी तो वह एक सुंदर और सौम्य आदमी रहा होगा। बंगले की परिचारिका के रूप में जानवी की मम्मी मंगिता ने तुरंत उसका अभिवादन किया और कहा, अरुण यहाँ है। ये देखकर जानवी ने भी चिल्लाया, हेलो। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ आदमी विंद्रेश है, जो जानवी के भाई का तीसरा भाई है। हाँ हाँ, विंद्रेश ने थोड़ा मुस्कुराया और शांति से कहा, जानवी, अभी क्या हुआ? तुम घर से क्यों भागना चाहती थी? मुझे याद है कि पिछली बार जब तुम घर से भागे थे, लेकिन तुम प्राथमिक विद्यालय की 3री क्लास में थे। जब साल की शर्मिंदगी बताई गई तो जानवी शर्म से लाल हो गया और विंद्रेश के कुछ शब्दों के कारण अदालत में जो माहौल पहले से ही खटक रहा था वह भी कम हो गया। इस समय जानवी के पापा अरुण भी बगीचे से वापस चले गए और विंद्रेश को सिर हिलाया, जिसे एक अभिवादन माना गया। क्या? विंद्रेश ने अचानक आह भरी और अपनी नजरें आयान की ओर घुमाईं, एक वसंत हवा की तरह मुस्कुराहट प्रकट करते हुए, और प्रशंसा की। यह जानवी का प्रेमी है। यह सच में सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह हमारे परिवार के जानवी को प्यार में डाल सकता है। वह पहले से ही मैदान में संघर्षों को नहीं जानता था, इसलिए उसने प्रशंसा करने में संकोच नहीं किया। लेकिन दूसरे जानवी के परिवार के सदस्यों के चेहरों पर शर्मिंदगी और अजीब भाव दिखाई दिए। वैसे तीसरे अंकल, चचेरी बहन के प्रेमी ने अंकल को गिफ्ट के रूप में एक पुराने वस्तु लाई है। आप इसकी जांच कर सकते हैं, मोनिका ने कहा। उसके मुंह के कोने पर एक शातिर मुस्कान खींच गई। वह आयान की शर्मिंदगी देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह, क्या कोई पुराने वस्तुएं हैं? उन्हें मुझे दिखाने के लिए लाओ। विंद्रेश को मोनिका के शातिर विचारों का पता नहीं था। वह उम्मीद से भरी दिख रही थी। भाग्य नगरी शहर में उन्हें एक छोटे और फेमस पुराने कलेक्टर के रूप में माना जा सकता है। कई सहकर्मी उनसे मदद मांगेंगे यदि वे कोई खजाना इकट्ठा करते हैं। इस वजह से उनकी नजर बेहद सटीक है। यह एक बैंगनी मिट्टी का बर्तन है। जैसा कि मोनिका ने कहा, उसने कॉफी टेबल पर बैंगनी मिट्टी के बर्तन को सीधे अंकल विंद्रेश को सौंप दिया। अंकल विंद्रेश द्वारा बैंगनी रेत के बर्तन को लेने के बाद उसकी आभा बदल गई। उसकी आंखें बेहद केंद्रित हो गईं और वह सावधानी से देख रहा था। अपने तीसरे भाई के व्यवहार को देखकर अरुण का चेहरा शर्मिंदा हो गया। हालांकि उसके दिल में वह आयान को भावी दामाद के रूप में नहीं मानता था। अगर उसने जो गिफ्ट दिया था उसे नकली के रूप में पहचाना गया तो क्या यह उसके चेहरे पर तमाचा नहीं होगा? दूसरी ओर आयान अभी भी शांत और संयमित था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। हालांकि वह नहीं जानता कि इस बैंगनी मिट्टी के बर्तन को किसने बनाया है, क्योंकि शरद त्रिवेदी ने इसे तैयार किया है। यह जरूर से सस्ता नहीं होगा। दूसरी ओर मोनिका ने आयान के हल्के और हवादार रूप को देखा।
और अपने दिल में कहा, लड़का तबाही आसन्न है और मुझे अभी भी नहीं पता कि जीना है या मरना है। देखो कब हंस सकते हो, और जब तीसरे अंकल की जांच पूरा हो जाए तो तुम्हें रोना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैदान में सभी की नजरें विंद्रेश पर टिकी रहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट बीत गए, लेकिन विंद्रेश बिना कुछ कहे भौहें सिकोड़ता रहा। उसने एक आवर्धक कांच भी निकाला और बैंगनी मिट्टी के बर्तन के हर कोने को ध्यान से देखा। यह क्रिया देखकर मैदान में मौजूद हर कोई अस्पष्ट था। वे विंद्रेश के खजाने की जांच करने के लेवल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब साधारण पुराने वस्तुएं उसके हाथ में होती थीं, तो वह इच्छानुसार उनके साथ खेलकर उनकी प्रामाणिकता और उत्पत्ति बता सकता था। यह पहली बार था जब उन्होंने विंद्रेश को किसी पुराने वस्तु का इतनी सीरियस से जांच करते देखा। अरे, कुछ और मिनटों के बाद विंद्रेश ने राहत की सांस ली और ध्यान से बैंगनी मिट्टी के बर्तन को वापस कॉफी टेबल पर रख दिया। अपना सिर हिलाते हुए उसकी आंखें बेहद कठोर थीं। उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर मोनिका की आंखें चमक उठीं और उसने अपने दिल में कहा, अनुमान है कि यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन एक सस्ता सामान है, लेकिन विंद्रेश इतना शर्मिंदा है कि वह अपने बड़े भाई के चेहरे के कारण इसे सीधे कहने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ जानवी के पापा अरुण ने भी ऐसा ही सोचा और कहा, तीसरे भाई शर्मिंदा मत हो, क्या यह सिर्फ एक टूटा हुआ बर्तन है? हालांकि मैं एक बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन जानवी के पापा अरुण जरूर से घर पर कचरा रिसाइकलिंग स्टेशन नहीं है, बस इतना ही। ऐसा कहने के साथ उसने आयान को एक भयंकर नजर से देखा, फिर बैंगनी मिट्टी के बर्तन को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। यह दृश्य देखकर विंद्रेश की भावना में भारी बदलाव आया। वह दौड़कर उसके पास गया, उसके हाथ पकड़ लिए और चिल्लाया, भाई कभी नहीं, क्या तुम हिंसक चीज नहीं हो? क्या? यह सुनकर जानवी के पापा अरुण थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया और पूछा, तीसरे भाई, मैं आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूं? भाई, तुम इस सामान को जल्दी से नीचे रखो। अगर तुमने कोई कोना तोड़ा तो मुझे तुमसे बुरी तरह लड़ना पड़ेगा, अंकल विंद्रेश ने उत्साह से कहा। तीसरे भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह मुमकिन है कि यह टूटा हुआ बर्तन कोई खजाना है? जानवी के पिता अरुण ने शक से कहा। टूटा हुआ बर्तन? अंकल विंद्रेश अपनी आवाज को थोड़ा बढ़ाए बिना नहीं रह सका। बैंगनी मिट्टी के बर्तन पर उसकी आंखें गर्म रंगों से भरी थीं, मानो वह आश्चर्यजनक सुंदरता की प्रशंसा कर रहा हो। इसके तुरंत बाद उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, अगर यह एक टूटा हुआ बर्तन है तो दुनिया में कोई अच्छा बर्तन होगा। यह एक बेजोड़ खजाना है। मैं अपने पूरी जिंदगी में ऐसा खजाना देख सकता हूं और मर मर कुछ पछतावा नहीं कर सकता। मौत और कोई पछतावा नहीं। ये शब्द मैदान में सभी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़े। पिता और माता, मोनिका और दूसरे लोग एक न विश्वास करने वाले भावना के साथ शॉक्ड और हैरान थे। हालांकि अंकल विंद्रेश के शब्द अतिरंजित थे, लेकिन वे इस बैंगनी मिट्टी के बर्तन की कीमतीता को साबित करने के लिए काफी थे। इसके अलावा अंकल विंद्रेश कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी है, बल्कि भाग्य नगरी शहर में एक फेमस बड़ा कलेक्टर है। वह अनगिनत पुराने वस्तुओं और सांस्कृतिक अवशेषों के संपर्क में आया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के राष्ट्रीय खजाने भी शामिल हैं। अद्भुत खजाने शब्द उसके मुंह से निकले और वे सोने से भरे हुए थे। थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम जगह में सन्नाटा छा गया और सुई गिरने की आवाज सुनाई दी, और मोनिका का चेहरा सूअर के जिगर के रंग का हो गया, जो मल खाने से भी ज्यादा बदसूरत था। उसने विंद्रेश से सबसे पहले बैंगनी मिट्टी के चायदानी की पहचान करने के लिए कहा, बस इस तरह से आयान का मजाक करने के लिए, ताकि जानवी को नीचा दिखा सके। लेकिन मोनिका ने कभी नहीं सोचा था कि प्रतीत होता है कि सेकंड हैंड सामान एक पल में खजाने में बदल गया, और उसका व्यवहार खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान था। इस कीमती बैंगनी मिट्टी के बर्तन की तुलना में उत्कर्ष द्वारा घर भेजी गई पुरानी सिगरेट और शराब क्या मायने रखती है? हालांकि मोनिका ने फिर भी हार नहीं मानी और जोर से पूछा, अंकल, क्या आप गलत हो? यह असली पुराने वस्तु कैसे हो सकती है? क्या यह नकली नहीं है? नकली?
यह सुनकर विंद्रेश ने भौहें सिकोड़ी और सीरियस से कहा, मोनिका, क्या तुम मेरी नजर पर शक कर रही हो? उसके आवाज में थोड़ी उदासी भी थी। विंद्रेश ज्ञानी, महान और हमेशा अपनी नजर के प्रति आश्वस्त था। अब मोनिका, एक बाहरी आदमी जो पुराने वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं जानती, सबके सामने उससे सवाल करने की हिम्मत करता है, जिससे वह थोड़ा दुखी महसूस करता है। अंकल विंद्रेश, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन उस बच्चे को इतना कीमती तोहफा कहां से मिल सकता है? मोनिका ने तिरस्कार से भरी अयान की ओर देखते हुए कहा। इससे पहले उसने अयान की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ की और उसे पता था कि वह सिर्फ एक गरीब लड़का था जो अपने पिता की दुकान पर पला बढ़ा था। हालांकि वह अब आकर्षक कपड़े पहनती है, लेकिन उसकी राय में अयान जरूर से जानवी के नरम चावल उड़ाने वाला एक छोटा सा गोरा चेहरा है, इसलिए वह बैठक समारोह के रूप में आसमान छूती पुराने वस्तुओं के साथ कैसे आ सकता है? मोनिका के आवाज में गुस्सा को महसूस करते हुए विंद्रेश ने भौहें सिकोड़ी और जानवी के पापा अरुण की ओर मुड़े और कहा, भाई, चूंकि आज मेरे पास यह अवसर है तो मैं बुध को अर्पित करने के लिए फूल उधार लूंगा। आपको इस बैंगनी मिट्टी के बर्तन की अद्भुतता दिखाऊंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने सावधानी से बैंगनी मिट्टी के बर्तन को उल्टा कर दिया, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, और फिर कहा, भाई, इस पर क्या लिखा है? जैसे ही यह बात सामने आया, इसने तुरंत मैदान में सभी का ध्यान आकर्षित किया। दूर से देखने पर मैंने बर्तन के तल पर काला लाख देखा। लाख के नीचे लाल निशान उभरे हुए थे और उस पर नियमित लिपि में 4 अक्षर छपे थे, एक महान आर्टिस्ट द्वारा निर्मित। इस नाम को देखकर राव जानवी के पापा अरुण मदद नहीं कर सके, लेकिन आश्चर्यचकित होकर बोले, तीसरे भाई, क्या यह मुमकिन है? यह चायदानी एक बड़े आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई थी। ये आर्टिस्ट राजवंश में कला के एक मास्टर शिल्पकार थे। वह फेमस और व्यापक रूप से फैला हुआ था। मुझे नहीं पता कि कितने साहित्यकारों और कवियों ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने मिट्टी में रेत मिलाया और बर्तन बनाने के लिए रेत समायोजन विधि बनाई। पूर्वजों ने इसे रेत की बनावट खुरदरी और एक समान बनावट कहा, जो बहुत दिलचस्प है। बनाने की तकनीक के संदर्भ में हमने वसंत के लिए काटी हुई लकड़ी को सांचे के रूप में बनाने की विधि में सुधार किया और छिद्रण ट्यूब की बनाने की विधि को जड़ना ट्यूब की विधि के साथ जोड़ा, जिससे जड़ना और बैंगनी रेत के बर्तन के मिट्टी के टुकड़े को बनाने की मूल विधि तय हुई। बैंगनी मिट्टी की छायदानी बनाने की तकनीक में यह एक बड़ी छलांग थी और पहली चौकोर और गोल छायदानी शैली बैंगनी मिट्टी की छायदानी की एक खास पहचान बन गई। इसके अलावा महान आर्टिस्ट का रचनात्मक रवैया बेहद सीरियस है। हर बार जब वह किसी असंतुष्ट काम का सामना करता है तो वह उसे खत्म कर देता है, भले ही वह टूटा हुआ हो। इस वजह से आर्टिस्ट के बचे हुए काम बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन उनमें से केवल दर्जनों हैं। ज्यादातर संग्रह प्रमुख नेशनल कलेक्टर्स द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं और केवल एक छोटा सा हिस्सा निजी संग्राहकों को दिया गया है। एक बार जब वे बाहर आ गए तो उन्हें बार बार उच्च कीमतों पर बेचा गया। यदि यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन असली है तो इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए होगी और इसका अभी भी एक कीमती अस्तित्व है। जब हर कोई हैरान था तो अंकल विंद्रेश ने बैंगनी मिट्टी के बर्तन को फिर से सावधानी से रगड़ा, अपने प्रेमी की त्वचा को छूने के समान कोमल अभिनय करते हुए, और जारी रखा, भाई, इंडियन ट्रीटमेंट में 4 निदान विधियां हैं: आशा, गंध, प्रश्न और काटना। बैंगनी मिट्टी के बर्तनों की पहचान करने के लिए आप देखने, सूंघने, सुनने और काटने की 4 विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। आशा बैंगनी रेत कीचड़ के रंग को देखना है। हालांकि असली बैंगनी रेत कीचड़ रंगीन है, यह उज्जवल नहीं है। इसमें एक गहरा प्रकाश है और यह उज्जवल नहीं है। सूंघना चायदानी की गंध को सूंघना है। नए बर्तनं में आमतौर पर केवल एक भद्दी गंध होती है और कोई दूसरे गंध नहीं होती है। केवल भिगोने के बाद बैंगनी मिट्टी के बर्तनों में हल्की चाय की खुशबू होगी। सुनने के लिए बर्तन के ढक्कन का उपयोग करके बर्तन के मुंह को हल्के से सहलाएं, आवाज पत्थर जैसी होनी चाहिए। काटने के लिए बैंगनी मिट्टी के बर्तन को अपने हाथ से छूना है। भट्ठी से अभी अभी निकला बर्तन थोड़ा सूखा हो सकता है,
और ऊपर उठने के बाद वह जेड बन जाएगा। विंद्रेश ने सभी के साथ अच्छे ज्ञान साझा करते हुए बैंगनी मिट्टी के चायदानी के साथ खेला। सभी ने पाया कि बैंगनी मिट्टी का बर्तन विंद्रेश ने जो कहा था उससे एक से एक मेल खाता था और इसे जरूर से बैंगनी मिट्टी के बर्तनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। अगले ही पल मैदान में सभी की नजरें फिर से आयान पर पड़ीं। उसका चेहरा शक से भरा हुआ था। एक बड़े आर्टिस्ट के बैंगनी मिट्टी के बर्तन को एक बैठक समारोह के रूप में लेना अमूल्य नहीं है। यहाँ तक कि एक अरबपति, मुझे डर है कि उसके पास यह अहंकार नहीं है। लेकिन अब यह सामान्य ज्ञान से परे है कि आयान, एक छोटे से झांत बच्चे ने इतना बड़ा शॉट बनाया है। हालांकि आयान हमेशा संयम और शांति दिखाते थे और एक बाहरी आदमी की तरह दिखते थे, जैसे कि सब कुछ कंट्रोल में था। आखिरकार आयान जानता था कि यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन शरद त्रिवेदी का संग्रह था और वह उसका जीवन रक्षक भी था। उनके जैसे अमीर आदमी द्वारा दिए गए गिफ्ट में से दसियों अरबों का सौदा कैसे हो सकता है। लेकिन इस तरह आयान के शरीर में एक अतिरिक्त परत लग रही थी, धुंध, जो हर किसी की आंखों में रहस्यमय बन गई। जानवी के पिता अरुण ने एक पल के लिए सोचा, फिर आयान को देखा और गहरी आवाज में कहा, आयान, मैंने अभी आपको गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन बहुत महंगा है, आपको इसे वापस ले जाना चाहिए। यह दूसरी बार है जब जानवी के पिता अरुण ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले उन्हें यह पसंद नहीं था कि बैंगनी मिट्टी का बर्तन दूसरे हाथ का था और उन्हें लगा कि उन्हें कम आंका गया है, इसलिए उन्होंने गुस्से में मना कर दिया। लेकिन इस बार वह इस गिफ्ट की कीमतीता से हैरान था। हालांकि जानवी के पिता अरुण के पास बहुत पैसा था, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इतना महंगा मिलन समारोह स्वीकार नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जानवी की आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखी। केवल वह ही जानती थी कि आयान उसका असली प्रेमी नहीं था, बल्कि बस टेम्पररी रूप से रुका था और होने का दिखावा कर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आयान इतना उदार गिफ्ट तैयार करेगा। इस समय विंद्रेश अचानक आयान के पास गया और गहरी आवाज में पूछा, लड़का, चूंकि तुम जानवी के प्रेमी हो तो मैं तुमसे चिल्लाने के लिए कहूंगा। मेरे पास इस बैंगनी मिट्टी के बर्तन के बारे में एक सवाल है, क्या तुम प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? अंकल, प्लीज बोलो, आयान ने विनम्रता से कहा। आयान, तुम्हें यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन कहां से मिला? विंद्रेश ने गहरी आवाज में पूछा, एक जोड़ी तीखी आंखों से सीधे आयान को देखते हुए। मैंने जानवी को यह कहते हुए सुना कि अंकल अरुण को चाय पीना पसंद है, इसलिए मैंने एक दोस्त से इसे बनाने के लिए कहा। आयान ने हल्के से कहा, ओ दोस्त। जब अंकल विंद्रेश ने यह सुना तो उसने अपनी भौहें उठाईं और हैरानी से कहा, आयान, तो तुम दोस्त, तुम अपने शॉर्ट्स में बहुत उदार हो, बेझिझक तुम्हें ऐसा बेजोड़ खजाना दे सकता हूं। इसके अलावा एक बड़े आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया बैंगनी मिट्टी का बर्तन शायद ही कभी बाजार में बिकता है। आखिरी बार यह 3 साल पहले दिखाई दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे भाग्य नगरी के अरबपति कॉरपोरेशन ग्रुप के अध्यक्ष शरद त्रिवेदी ने 30 करोड़ की ऊंची कीमत पर फोटो खिंचवाया था। हालांकि मैंने बैंगनी मिट्टी के बर्तन को अपनी आंखों से नहीं देखा है, मैंने कुछ दोस्तों को इसके बारे में बात करते सुना है। ऐसा हुआ कि आपने मेरे सबसे बड़े भाई को जो बर्तन दिया वह संग्रह में मौजूद बर्तन से 7 से 8 गुना समान है। इन शब्दों को सुनकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत जवाब नहीं दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंकल विंद्रेश का ज्ञान इतना खास था। उसने इस बर्तन की बनावट का अनुमान लगाया। हालांकि आयान अपने और शरद त्रिवेदी के बीच के रिश्ते को उजागर नहीं करना चाहता था और वह कुछ समय के लिए यह नहीं जानता था कि इसे कैसे समझाया जाए। हालांकि उसके झिझकते हुए चेहरे को देखकर उत्कर्ष उत्साह से खड़ा हो गया, जैसे कि एक हैंडल पकड़ रहा हो। आयान की ओर इशारा करते हुए और अजीब तरह से कहा, तुम एक गरीब लड़के हो, तुम्हारा शरद त्रिवेदी जैसे बड़े आदमी से क्या लेना देना हो सकता है? क्या यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन चोरी हो सकता है? चोरी? उत्कर्ष का प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन उसका लहजा मजबूत था, जैसे कि उसने पहले ही तय कर लिया था
कि आयान एक चोर था। इन सवालों को सुनकर जानवी के परिवार में हर किसी का रंग बदल गया। विंद्रेश के मन में इस बैंगनी मिट्टी के बर्तन की बनावट के बारे में कुछ सवाल थे, इसलिए उसने खास तौर से आयान से पूछा। सच में उसके दिमाग में साथी से 80% ने पुष्टि की कि यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन वही था जिसे शरद त्रिवेदी ने 3 साल पहले ऊंचे कीमत पर खरीदा था। लेकिन उसे अजीब लगा, शरद त्रिवेदी के रूप में वह अपनी इच्छा से एकत्र किए गए खजाने को कैसे दे सकता है। लेकिन अब उत्कर्ष के आरोप ने आयान को तूफान के सबसे आगे धकेल दिया। जानवी के पापा और मम्मी और दूसरे लोगों के भाव बेहद उदास थे। अगर यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन सच में किसी तरह का चोरी का सामान था, तो यह जरूर से उनके जानवी के परिवार के लिए परेशानी लाएगा यदि इसे अभी स्वीकार कर लिया गया। इस समय मोनिका भी उसके बगल में आग को हवा दे रही थी। मैं अभी भी सोच रही हूँ, एक लड़का जो घर पर सड़क पर स्टॉल लगाता है, वह इतना गर्व कैसे कर सकता है और लाखों पुराने वस्तुएं दे सकता है। यह चोरी का सामान निकला। जरूर से वह इतना मानवीय दिखता है। यह पता चला है कि उसके हाथ और पैर इतने गंदे हैं, उसने कहा। वह पलट गई और जानवी के पापा और जानवी की मां से कहा, अंकल आंटी प्लीज जांच करें और देखें कि क्या आपके घर में कोई कीमती सामान गायब है। हो सकता है कि उन्हें आपके जानने से पहले किसी ने दे दिया हो। चोर उपनाम रखने की इस बदनामी को सुनकर आयान ने अपनी आंखें आधी अधूरी कर लीं। उसके दिल में असली आग थी। वह कभी भी चीजों को उठाने की पहल नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह चीजों से डरता है। जो लोग मुझे अपमानित नहीं करते, मैं दूसरों को अपमानित नहीं करता। अगर कोई मुझे अपमानित करता है तो मुझे 10 गुना अवार्ड दिया जाएगा। यह आयान की शैली है। हालांकि मोनिका ने पहले भी उसे कई बार उकसाया था, लेकिन आयान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका क्योंकि वह जानवी के परिवार का रिश्तेदार था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कायर और डरपोक था। आयान की मौजूदा स्थिति के साथ मोनिका एक चींटी की तरह था, जिसे आसानी से कुचलकर मार दिया जा सकता था। इसके तुरंत बाद आयान की तीखी नजर एक तेज ब्लेड की तरह कट गई और मोनिका को सीधे छेद दिया। हर शब्द कह रहा था, आप चावल खा सकते हैं, लेकिन आप बकवास नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि मैंने बिना सबूत के चीजें चुराई हैं, तो मैं अभी भी कह सकता हूं कि मैंने आपको कल भीख मांगते हुए देखा था। हालांकि आयान की आवाज नहीं गूंजी, लेकिन यह मोनिका के कानों में गड़गड़ाहट की तरह फट गई। हालांकि उसका नाम काव्यात्मक और अच्छा है, भाग्यनगरी के लोग जानते हैं कि यह एक फेमस रेड लाइट जिला है। हर शाम सड़क के किनारे मेहमानों की याचना करते हुए सभी प्रकार के आदमी होंगे और उनमें से ज्यादातर बूढ़े और खराब हालत में हैं। सिर्फ प्रवासी मजदूर ही उनकी देखभाल करेंगे। मोनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि आयान उसकी तुलना इतनी नीच लड़की से करने की हिम्मत करेगा। कुछ पल के लिए उसे जबरदस्त गुस्सा आया, जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम सख्त हो गए। उसने आयान की नाक की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, लड़के, तूने मुझे डांटने की हिम्मत कैसे की? ये तो बस मौत है। तू खुद को देखता भी है, न पेशाब करता है, न आईने में शक्ल देखता है। क्या तू मेरी चचेरी बहन के लायक है? मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी बहन अंधी कैसे हो गई, जो तुझ जैसे से प्यार कर बैठी। यह श्राप सुनकर उसके बगल में जानवी अब अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका। भौहें खड़ी थीं, उसका सुंदर चेहरा दुष्ट था और फीनिक्स की आंखें एक लुभावनी ठंडी रोशनी में फट गईं और ठंडे आवाज में कहा, मोनिका, यह मेरा घर है और आप अपने अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुझे आयान के चरित्र पर विश्वास है। यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन उसके द्वारा चुराया नहीं जा सकता है। मोनिका, जल्दी करो और आयान से माफी मांगो। दूसरों को अंदर की कहानी नहीं पता हो सकती है, लेकिन जानवी ने इशिता से सुना था कि आयान ने हड्डी के ट्यूमर को ठीक कर दिया था, जिसने कई सालों से शरद त्रिवेदी को प्रताड़ित किया था। बदले में शरद त्रिवेदी ने आयान को बदले में एक कीमती बैंगनी मिट्टी का बर्तन दिया। यह सामान्य था। हालांकि इस समय मोनिका का माफी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने जानवी के पापा और मां से शिकायत की, अंकल, आंटी, चचेरी बहन को देखो। तुम नहीं जानते कि उस बच्चे ने क्या किया।
अगर यह चलता रहा तो मुझे डर है कि अगर मैं बिक गया तो मैं दूसरों को पैसे गिनने में मदद करूंगा। यह सुनकर जानवी के पापा अरुण और जानवी की मम्मी मंगिता ने भौहें सिकोड़ी और परेशानी में डूब गए। इससे पहले आयान ने उन्हें एक पूर्व धारणा दे दी थी जो बहुत ही बुरी थी। हालांकि वे यह नतीजा नहीं निकाल पाए कि आयान चोर था, लेकिन उनके मन में उस पहलू पर शक करना अब टालना मुश्किल था। इस समय उत्कर्ष फिर से खड़ा हुआ, दूर से आयान को देखा और एक आक्रामक लहजे में बोला, लड़के, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो सबको साफ साफ बताओ, वो दोस्त कौन है जिसने तुम्हें ये बैंगनी मिट्टी का बर्तन दिया? अब जब उसने अपनी इज्जत का ख्याल छोड़ ही दिया था तो आयान अब चुप रहने को तैयार नहीं था। उसके होंठ हिले और वो बोलने ही वाला था। अचानक उत्कर्ष को कुछ सूझा और फिर पहले बीच में टोका, लड़के, उस दोस्त का जिक्र मत करो जिसने तुम्हें बैंगनी मिट्टी का बर्तन दिया। वह कॉरपोरेशन ग्रुप का शरद त्रिवेदी है। उत्कर्ष, तुमने सही अनुमान लगाया। आयान ने सिर हिलाया और हाँ कहा। हाँ हाँ हाँ। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उत्कर्ष ने कोई बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। वह जोर से हंसने लगा और आगे बोला, मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो ऐसा दिखावा करता है। मैंने तुम्हें ऐसा दिखावा करते नहीं देखा। क्या तुम सच में सोचते हो कि हर कोई पागल है? इनके विंद्रेश ने पहले कहा था कि यह बैंगनी मिट्टी का बर्तन शायद शरद त्रिवेदी का संग्रह है। अंत में तुम बदकिस्मत हो और तुम अभी भी शरद त्रिवेदी के दोस्त होने का दिखावा करते हो। क्या तुम जानते हो कि शरद त्रिवेदी कौन है? कॉरपोरेशन ग्रुप की कीमत सैकड़ों करोड़ों जितना है और यह दर्जनों सहायक कंपनियों को कंट्रोल करता है। शरद त्रिवेदी की कीमत दसियों करोड़ है। अगर तुम पूरे देश को देखो तो भी वह नंबर 1 आदमी है। इसके अलावा शरद त्रिवेदी सरल और कम जरूरी है और शायद ही कभी मुख्य कार्यालय में दिखाई देता है। कॉरपोरेशन मॉल के मैनेजर के रूप में मैं कई बार शरद त्रिवेदी से कभी नहीं मिला। तुम किस तरह की चीज हो, बेचारे और बुरे बच्चे? शरद त्रिवेदी के दोस्त होने के लायक भी? अगर शरद त्रिवेदी को पता चलता है कि तुम उसके नाम पर बाहर बदनामी और धोखा कर रहे हो तो तुम्हें अपनी खाल उतारनी चाहिए। दूसरी तरफ जानवी के पापा अरुण पीला और उदास था और ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में उसका अपना निर्णय है। जैसा कि कहावत है, चीजें किस्म के हिसाब से इकट्ठी होती हैं और लोग ग्रुप में बंटे होते हैं। आप किस तरह के दोस्त बनाएंगे? एक करोड़पति का दोस्त एक करोड़पति होता है और एक अरबपति का दोस्त एक अरबपति होता है। यदि आप योग्य नहीं हैं तो आप बिना अनुमति के दूसरे मंडलियों में शामिल हो जाएंगे और आपका केवल मजाक किया जाएगा। जानवी के पापा अरुण के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वह कई कारखानों का मालिक है और उसे एक अमीर आदमी माना जाता है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि वह शरद त्रिवेदी जैसे मॉल की तुलना में कुछ भी नहीं है और उसके पास उससे परिचित होने की योग्यता भी नहीं थी। और आयान भाग्यनगरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक नया स्टूडेंट बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के वह कैसे शरद त्रिवेदी का दोस्त बन सकता था और उसे करोड़ों की कीमत का बैंगनी मिट्टी का बर्तन गिफ्ट में दे सकता था? यह सोचते हुए जानवी के पापा अरुण ने आयान की ओर देखा और गहराई से कहा, लड़के, जब तुम पहला झूठ बोलोगे तो तुम उसे पूरा करने के लिए अनगिनत झूठ बोलोगे। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, यहां मत रहो। यदि तुम एक एक करके अंधेरे में जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम खो जाओगे तो वापस कैसे आना है। अपनी गलतियों को जानने से सुधार हो सकता है और तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। हालांकि ये टिप्पणियां कुछ हद तक निहित थीं, लेकिन कार्यक्रम जगह पर मौजूद हर कोई गहरा अर्थ समझ सकता था। पिताजी, क्या आप आयान पर भी विश्वास नहीं करते? जानवी का शरीर कांप उठा और आंखों में साफ आंसू थे। जानवी के पापा अरुण ने शब्द सुनते ही अपनी आंखें हटा लीं। हालांकि उसने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका रवैया खुद ब खुद साफ था। अगले ही पल जानवी की आंखें भीग गईं और उसने अपना हाथ बढ़ाकर आयान की बांह पकड़ ली, जिससे उसकी जिद का भाव प्रकट हुआ और जोर से कहा, आयान, चूंकि हमारा यहां स्वागत नहीं है और क्या चाहिए रुकने के लिए, चलो चलें। ऐसा कहते हुए उसने अपनी खूबसूरत बांह फैलाई और आयान को बंगले के बाहर खींच लिया। रुको! इस समय उत्कर्ष ने अचानक अपनी बाहें खोली, उन दोनों के सामने रुक गया, उनका रास्ता रोक दिया। उसकी आंखें आयान पर टिकी थीं और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा,
लड़के, तुम नहीं जा सकते। क्या क्या कुछ और है? आयान की आवाज बेहद ठंडा था। लड़के, तुमने शरद त्रिवेदी का पुराने बैंगनी मिट्टी का बर्तन चुराया और चोरी का सामान यहां छोड़ दिया, इसलिए तुम अपनी पीठ थपथपाना और चले जाना चाहते हो। दुनिया में इतनी सस्ती चीज कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम इस बैंगनी मिट्टी के बर्तन की उत्पत्ति नहीं बताते। यदि तुम साफ तौर से समझाते हो तो बस छोड़ना नहीं चाहते, उत्कर्ष ने गुस्से से कहा। मोनिका भी कूद पड़ी और आगे बढ़ी। यह सही है, यह बच्चा अभी इतना जबरदस्ती करने का नाटक कर रहा था और अब जब अपराध का खुलासा हो गया है तो वह भागना चाहता है। चलो पुलिस को बुलाते हैं और करोड़ों का खजाना चुरा लेते हैं। दोनों के बदसूरत चेहरों को देखकर आयान की आंखें चाकू की तरह तेज थीं और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडा था और उसने कहा, उत्कर्ष, मोनिका, मेरी कम कुंजी आपकी दिखावा पूंजी नहीं है। मेरी कम कुंजी आपकी दिखावटी पूंजी नहीं है। आयान के शब्द शांत पानी की सतह पर टकराने वाले एक बड़े पत्थर की तरह हैं, जिससे 1000 लहरें पैदा होती हैं। उत्कर्ष और मोनिका एक पल के लिए चौंक गए और फिर हंसी की गर्जना में फट गए और उन्होंने तीव्रता से उपहास किया। लड़के, तुम सच में खुद को एक डिश के रूप में मानते हो? अभिनय न करना अफसोस की बात है। दूसरे था, तुम जरूर से सर्वश्रेष्ठ कपड़े के लिए रिवॉर्ड जीतोगे। यह सही है, मैं मरने पर सख्त होने की हिम्मत करता हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे चचेरी बहन को यह अजीब चीज कहां से मिली। दोनों के बीच मजाक का सामना करते हुए आयान की भावना नहीं बदली। शांत और संयमित रहा, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, एक मजाकिया मुस्कान बनाते हुए, और धीरे से कहा, उत्कर्ष, मोनिका, मैंने आपको एक मौका दिया है, लेकिन आपने बार बार मुझे उकसाया है। क्या आपने हमेशा नहीं कहा कि मैंने मजबूर होने का नाटक किया? ठीक है, तो मैं आपको दिखाने के लिए एक होने का नाटक करूंगा। इसके साथ आयान ने अपना मोबाइल फोन निकाला और खोज करने के लिए पता पुस्तिका खोली। लड़के, तुम किसे बुला रहे हो? उत्कर्ष ने तीखी आवाज में कहा। शरद त्रिवेदी। आयान ने 3 शब्द हल्के से बोले। उत्कर्ष ने शब्दों को सुना और एक मजाक के साथ कहा, नाटक करो, नाटक करते रहो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब नाटक कर सकते हो। क्या तुम गैंगस्टर टीम के साथी को बुलाने जा रहे हो और उसे शरद त्रिवेदी होने का नाटक करने दोगे जो हमसे झूठ बोला था? पुरानी चालें सच में हास्यास्पद हैं। उसके उकसावे का सामना करते हुए आयान की आंखें भीग गईं और उसकी गति बदल गई। आयान के शरीर पर केंद्रित एक ठोस महिमा उत्कर्ष की ओर बह गई। उत्कर्ष पूरी तरह से चौंक गया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। उसे एक भ्रम भी हुआ, जैसे कि उसके शरीर पर एक इनविजिबल पहाड़ था। वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था और उसका दम घुट रहा था। अगले ही पल आयान ने ठंडे आवाज में कहा, उत्कर्ष, मानो या न मानो, मैं एक कॉल के तुरंत बाद तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। क्या? जैसे ही यह टिप्पणी सामने आई, उत्कर्ष एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर रिएक्शन दिखाते हुए आगे की ओर मुस्कुराते हुए और पीछे हटते हुए कहा, लड़के, तुम खुद को क्या समझते हो? भले ही तुम भाग्य नगरी में नंबर 1 के बेटे हो, तुम मुझको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं कॉरपोरेशन मॉल का मैनेजर हूं। मेरे निष्कासन के लिए हेड ऑफिस के निदेशक मंडल को निर्णय लेने की जरूरत है। क्या कॉरपोरेशन ग्रुप आपके परिवार द्वारा खोला गया है? आयान उत्कर्ष को समझाने में बहुत आलसी था। जब उसने शब्द सुने, शरद त्रिवेदी का फोन नंबर पाया और फिर डायल किया। उसके बगल में उत्कर्ष संतुष्ट दिख रहे थे, आयान को देख रहे थे जैसे कि वह किसी बेवकूफ को देख रहे हों। इस समय उसने तय कर लिया था कि आयान एक चोर है और उसने अपने मालिक शरद त्रिवेदी के परिवार का खजाना चुरा लिया है। अगर वह आयान को पकड़ सकता है और मामले को सुलझा सकता है, तो वह जरूर से शरद त्रिवेदी को एक अलग नजर से देखेगा। हालांकि उत्कर्ष कॉरपोरेशन मॉल के मैनेजर हैं, लेकिन पूरे कॉरपोरेशन ग्रुप के बिजनेस मैप में यह पद कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छे से उन्हें केवल एक मिडिल लेवल के रूप में माना जा सकता है और वह सीधे शरद त्रिवेदी से कांटेक्ट करने के लिए भी योग्य नहीं है। उनके विचार में आयान अब बस मर रहा है। उसके पास शरद त्रिवेदी का फोन भी नहीं है। आयान के पास इतना बदबूदार कांटेक्ट कैसे हो सकता है? आधे मिनट तक इंतजार करने के बाद आखिरकार कॉल कनेक्ट हो गई। इसके तुरंत बाद
शरद त्रिवेदी की सम्मानजनक आवाज आयान के कानों में गूंजी। मिस्टर आयान, सॉरी, मैं अभी मीटिंग में था और थोड़ी देर के लिए देरी हो गई। क्या आपके पास कोई निर्देश है? मिस्टर त्रिवेदी, क्या आपके ग्रुप के अंतर्गत कॉरपोरेशन मॉल में उत्कर्ष नाम का कोई मैनेजर है? आयान ने सीधे तौर पर पूछा। उत्कर्ष। शरद त्रिवेदी ने नाम का उच्चारण किया, लेकिन उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार कॉरपोरेशन ग्रुप में दर्जनों सहायक कंपनियां हैं, बड़ी और छोटी, और मैनेजरों की संख्या कई सौ तक है। उत्कर्ष जैसे छोटे चरित्र उसकी आंखों में भी नहीं समा सकते। डॉक्टर आयान, बस मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। उस उत्कर्ष को क्या हुआ? शरद त्रिवेदी ने उत्सुकता से पूछा। मिस्टर त्रिवेदी, यह ऐसा है, आपकी कंपनी का उत्कर्ष बार बार मुझे भड़काता है, बदनाम करता है, कहता है कि मैं एक चोर हूं और तुम्हारा बैंगनी मिट्टी का बर्तन चुरा लिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर एक एहसान करो, उत्कर्ष को निकाल दो, कभी नौकरी पर मत रखो। आयान की आवाज निर्णायक और मीठी थी और उसमें एक तेज इच्छा शक्ति थी। मैदान में मौजूद हर कोई उसके लहजे में निर्णायकता महसूस कर सकता है, जैसे कोई जज जिंदगी और मौत पर फैसला सुनाता हो। ठीक है मास्टर आयान, मैं समझ गया, मैं तुरंत किसी को भेजूंगा, शरद त्रिवेदी ने जल्दी से कहा। सच में शरद त्रिवेदी के रूप में आयान का अनुसरण करने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन उसके दिल में आयान केवल एक जीवन रक्षक है और उसका ट्रीटमेंट क्वालिटी शानदार है और उसका बैकग्राउंड रहस्यमय है। एक छोटी सहायक कंपनी का मैनेजर आयान से कैसे तुलना कर सकता है? जब तक वह आयान को खुश कर सकता है, मैनेजर की तो बात ही छोड़िए, भले ही वह 10 या 100 को निकाल दे, शरद त्रिवेदी पलक नहीं झपकाएगा। सब कुछ करने के बाद आयान ने आत्मविश्वास से भरे और जीतने वाले टिकट को पकड़े हुए फोन रख दिया। दूसरी ओर उत्कर्ष ने असहमति जताई और मजाकिया लहजे में कहा, बदबूदार लड़के, वह अभी भी सभ्य होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप जानते हैं, आज शरद त्रिवेदी के हेड ऑफिस में है और निदेशक मंडल की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। ऐसे जरूरी क्षण के बारे में क्या शायद आपकी कॉल का जवाब दें? न केवल वह बल्कि जानवी के पापा, जानवी की मम्मी और एरिया के दूसरे लोगों ने भी बिना विश्वास से देखा। उन्हें विश्वास नहीं था कि आयान में उस तरह की ऊर्जा होगी। सिर्फ एक फोन कॉल के साथ उन्होंने शरद त्रिवेदी को अपनी योजना का पालन करने के लिए कहा और तुरंत एक सहायक कंपनी के मैनेजर को निकाल दिया। आप जानते हैं, शरद त्रिवेदी भाग्यनगरी के दिग्गज और कॉरपोरेशन ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उनकी क्षमता में आयान की तो बात ही छोड़िए, भाग्यनगरी शहर के नेता भी उन्हें इस तरह से नहीं बुला पाएंगे। इस समय मोनिका अपने हाथों को अपनी छाती पर पकड़े हुए, अपने सिर आसमान की ओर उठाने की इच्छा रखते हुए और गर्व से जानवी को देखा और कहा, चचेरी बहन, ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी को उसके दिमाग में कोई समस्या है। क्या वह अनुमान लगाने और कल्पना करने से पीड़ित है कि वह कितना शानदार है? उत्कर्ष ने भी बेईमानी से कहा, लड़के, अगर तुम मुझे भगा सकते हो तो मैं मौके पर तुम्हारे लिए घुटने टेक दूंगा और 3 बीप के साथ तुम्हें दादाजी कहूंगा। उत्कर्ष ने अभी अभी कठोर रूप से बोलना खत्म किया था, लेकिन उसकी पतलून की जेब में फोन हिल गया। इस जरूरी क्षण में अचानक एक फोन आया। थोड़ी देर के लिए मैदान में मौजूद सभी लोगों ने अपनी आंखें उस पर केंद्रित कर लीं और माहौल थोड़ा सूक्ष्म हो गया। उत्कर्ष ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला, अपनी भौहें उठाईं और खुद से बुदबुदाया, हाँ, यह मिस्टर ओनर का कॉल है। शॉनर के मुंह से कॉरपोरेशन मॉल के महाप्रबंधक है और उनके तत्काल बॉस का नाम निकल गया। उत्कर्ष ने ठहाका लगाया, मोनिका की ओर देखा और मजाक में कहा, हे, यह सिर्फ एक संयोग है। मुझे लगता है कि वह मुझसे नौकरी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। मोनिका ने भी बिना किसी डर के सिर हिला दिया। आयान को कॉल खत्म हुए अभी 2 या 3 मिनट ही हुए हैं। भले ही वह वाकई आसमान छूने की क्षमता रखता हो, लेकिन इतने कम समय में उत्कर्ष को खोलना नामुमकिन है। इस समय उत्कर्ष ने निर्णायक रूप से फोन का जवाब दिया और सम्मानपूर्वक पूछा, ऑनर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि फोन पर बिना किसी आवाज के सन्नाटा था। आधे मिनट से ज्यादा इंतजार करने के बाद उत्कर्ष ने अवचेतन रूप से पूछा, क्या आप वहां हैं? अगर आप दूर हैं
तो मैं पहले फोन काट दूंगा। अचानक फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी गुनगुनाहट सुनाई दी। मीलों की अज्ञात दूरी के बावजूद उत्कर्ष ऑनर के दबे हुए गुस्से को महसूस कर सकता था। कुछ देर के लिए उसके दिल में एक बुरा एहसास था और उसकी आंख के कोने से आई रोशनी ने आयान के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान बिखेर दी। मिस्टर ऑनर, क्या हुआ? आप क्या कह रहे हैं? उत्कर्ष ने जल्दी से पूछा। उत्कर्ष, आपको नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी आवाज चाकू की तरह तीखी थी और यह उसके दिमाग में चुभ गई। क्या? नौकरी से निकाल दिया गया? उत्कर्ष की ऊंची चीख गले से चिपके बत्तख की तरह थी। उसका शरीर हिल रहा था, मानो वह किसी भी समय जमीन पर गिरने वाला हो। सदमे से उबरने में उसे काफी समय लगा और उसने एक उन्मादी दहाड़ लगाई। नहीं, नामुमकिन। मिस्टर, आप मुझे नौकरी से निकालने के योग्य नहीं हैं। आपको हेड ऑफिस के निदेशक मंडल का प्रस्ताव पास करना होगा। हे, मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन जिस आदमी ने आपको नौकरी से निकाला है वह मैं नहीं बल्कि शरद त्रिवेदी है, उसने ठंडे आवाज में कहा। शरद त्रिवेदी? उत्कर्ष थोड़ा चकित था। मिस्टर ऑनर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? शरद त्रिवेदी ने मुझे निकालने करने का ऑर्डर दिया था। इस बात ने दर्शकों को चौंका दिया। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।